प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास है ना, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास के अंदर आज से अपन स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इससे पहले जो है एक कंटेम्प्रेरी पावर्स का मैप मैंने आपको बताया था, जो मिडिवल इंडिया की अपन ने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है ना, आज से अपन स्टार्ट करेंगे उसी कंटिन्यूटी में, जैसे जो मैंने बताया था 11th से 10th से 12th से 11th सेंचुरी तक का। उसमें अपन ने देखा कि नॉर्दर्न इंडिया में कैसे कैसे अलग एम्पायर थे। मेन उसमें थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का एंड हुआ कैसे, 1191 के अंदर तराइन के फर्स्ट बैटल में वो जीते और 1192 में हार गए। मोहम्मद गौरी ने उनको हराया। फिर वहां मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी जो था वो उसने अपने सारे साम्राज्य जो उसने भारत में जीते वो अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला गया। ठीक है, तो इसी से इंट्रोडक्शन है अपने किसका, दिल्ली सल्तनत का, वो देखते हैं। उससे पहले क्या है, देखो ये एक कुछ बेस टेबल्स हैं। ठीक है ना, ये मतलब ये वो ओरिजिनल नोट्स की एक इमेज है जो मैं खुद मैंने बनाए हुए थे जब मतलब मैं खुद तैयारी करता था उस समय। ठीक है ना, तो मैं हालांकि ये टाइप्ड है लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसी से आपके सामने ये चीज रखूं। ठीक है ना, तो देखो ये है। अब इसमें क्या है, कोई ऐसी समझ में नहीं आने वाली चीज नहीं है, सब आ जाएगी समझ में। तो ये देखो एक क्रोनोलॉजी की टेबल है, तो मैं इसको आपको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखो इस तरह से अपन को चीजों को कॉम्पैक्ट लेते हुए चलना है कि नहीं। मैं बार बार कहता हूं कभी मौका मिला तो मैं मेरे नोट्स आपको दिखाऊंगा, करूंगा। तो देखो इस तरह से कॉम्पैक्ट रखना है अपने को, सिर्फ काम की चीजें, और वो भी ठूस के, जैसे कि एक पेज पे अपन को सब कुछ दिख सके, है ना। यूं क्योंकि एग्जाम के समय जब अपन पीपीआर करते हैं ना, पन्ना प्लेट रिवीजन, तब वो एक एक पन्ने को पढ़ना संभव नहीं होता, तभी ऐसे टेबल्स काम आती है। तो ज्यादा से ज्यादा टेबल बनाना सीखो, जितनी ज्यादा टेबल बनाओगे उतना ज्यादा आप सफलता के नजदीक जाओगे। तो आओ, तो मैं बता रहा था दिल्ली सल्तनत। तो देखो दिल्ली सल्तनत के नाम पर जो अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के नाम पर अपन को 5 साम्राज्य, 5 डायनेस्टीज 1 बाय 1 करके इंडिया के मैप के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में रूल करेंगे। नॉर्दर्न इंडिया मतलब नर्मदा के ऊपर कुछ दक्षिण भारत में जाने की कोशिश करेंगे, वो उनके अपन एम्पायर एक्सपेंशन के अंदर पढ़ेंगे, साम्राज्य विस्तार के अंदर। तो पांचों जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो पांचों ये हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहला है स्लेव, दूसरा है खिलजी, खुजली नहीं है खिलजी है, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद और पांचवा है लोधी। ठीक है, इसका जो क्लू है वो ये अपना GKT/SL, GKTSL, GKTSL, GT नहीं है GKT। तो जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी, GKTSL। कई बार ये नॉर्मल क्रम ही पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिजेंबल्स द ट्रू सीक्वेंस ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑफ या सुल्तान्स ऑफ एम्पायर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। कौन सा सही क्रम है, तो सबसे सही क्रम क्या है, सबसे पहले गुलाम, देन खिलजी, फिर टी से तुगलक और टी से 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है तुगलक, फिर सैयद और लास्ट है लोधी। लोधी लास्ट है ना। ये फर्स्ट अफगान एम्पायर है, अपन पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी सेकंड अफगान एम्पायर था, फर्स्ट अफगान एम्पायर ये लोधी है, बैलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी अपन पढ़ेंगे। चलो, तो ये 5 साम्राज्य हैं दिल्ली सल्तनत के नाम पे, ही अपने 5 पढ़ेंगे, GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ओके, अब इनका ये ड्यूरेशन है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, सबसे पहले अपन स्लेव को हिंदी बोलते गुलाम, तो ये जी ऐसे गुलाम लिखा हुआ, तो गुलाम स्लेव भी लिख सकते, स्लेव इंग्लिश में स्लेव लिख देंगे, हिंदी में गुलाम लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाम का काल का है, ड्यूरेशन का 1206 से 1290, 1206 to 1290। उसके बाद आएंगे खिलजी, 1290 से 1320, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। फिर आएंगे T4 तुगलक, T4 3 तुगलक का काल है अपने 1320 से लेके 1414। ठीक है, तुगलक के बाद आएंगे सैयद 1414 से 51, और लास्ट में आएंगे अपने लोधी 1451 से 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो ये याद कैसे होंगी, पहली बात तो इनको रटो मत, है ना, लेकिन जब भी पढ़ो तो कंसंट्रेशन से पढ़ो। फिर इसमें कुछ अपन को लॉजिक्स लगाने। देखो लॉजिक कैसे, 1206 से ये शुरू है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो तराइन फर्स्ट 91, सेकंड 92, 1192 के अंदर। तो अब देखो इसके बाद ही तो 1200 से आएगा, है कि नहीं, ऐसे करके। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से दिल्ली सल्तनत खत्म होती है और मुगल साम्राज्य चालू होता है, बाबर अपन देखेंगे, है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिकल सीक्वेंस लगाओगे तो अपने आप ये चीजें सेट हो जाएंगी। बार बार पढ़ोगे। मुझे भी याद नहीं हुई थी, ये याद नहीं होगी, याद करने की कोशिश भी नहीं करनी, रिवीजन करने की कोशिश करनी। ठीक है, 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414 से अपने 1451, 1451 से 1526। अब मैंने याद थोड़ी करी है, लेकिन बार बार पढ़े तो याद हो गई ऐसे। और GKTSL है यही, गुलाम, खिलजी,
खुजली नहीं है, खिलजी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखो, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से एम्पायर्स हैं। खिलजी में ऊपर पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी, वही चित्तौड़गढ़ 1303, 1308 सिवाना, 1311 जालोर, सारे पढ़ेंगे उसके अंदर। 1298 गुजरात मलिक काफूर, 1000 दिनारी, ऐसे पढ़ेंगे अपन। तो अपन ने देखा तो दिल्ली सल्तनत का पूरा ड्यूरेशन कितना हो गया, 1206 से 1526, ये लिखा हुआ है। 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत का काल है। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है उत्तर भारत में इन्होंने रूल किया। फिर इसके बाद अपन प्रांतीय साम्राज्य पढ़ेंगे, उसमें बैमनीर विजयनगर आएगा, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक एक को चबा चबा के आराम से पढ़ना है, तभी मजा आएगा। तो अपने देख लिया सबसे पहले स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स आते हैं, है ना। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के रूलर अपन पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको देखो इसकी ये झलक दिखा देता हूं, देखो यह है स्लेव डायनेस्टी के रूलर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे खिलजी में आ रहा है, देखो अलाउद्दीन खिलजी। पहले मेन बताता हूँ, देखो स्लेव खिलजी में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश है, देन रजिया है, और फिर इसके बाद अपने बलबन है मोस्ट। ठीक है, खिलजी के अंदर मेन सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज तुगलक, है ना। गैसुद्दीन तुगलक थोड़ा नहरों में पढ़ेंगे अपन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, ठीक है ना। फिर आ जाएंगे सैयद, सैयद में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुबारक थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्कॉलर के पढ़ने से कारण। देन लोधी, बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, BSI, है ना। बेलोल, बी से बेलोल, ऐसे सिकंदर, आई से इब्राहिम लोधी। ये पानीपत के समय था, प्रथम पानीपत के युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी 1526, ठीक है ना। ऐसे ये सिस्टम सारा चलेगा। फिर प्रोविंशियल किंगडम्स अपन पढ़ेंगे, तो उनको भी मैं बता दूंगा, आप समय समय पर आप टेंशन मत करो। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको जो बताऊं उसको आपको पूरी तन्मयता से, पूरे फेथ के साथ समझते हुए आगे बढ़ना है, समझे, है ना। तो आप तो इन चीजों को देखते रहो, ये अपने आप याद होंगी। चलो, तो ये अपन ने देख लिया। अब अपन एक एक पढ़ते हैं, फिर इस टेबल पे बार बार समय समय अपन आएंगे, चलेंगे। अब आते हैं थ्योरी फाइल के अंदर। ओके, ये अपनी दिल्ली सल्तनत की है थ्योरी फाइल, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, है ना। तो अब इसमें पूरी वो डेट आपको समझ में आ रही है, 1206 से 1526, 1206 से 1526, ठीक है। अब मैंने ये 1206 से 1526 कैसे 5 टुकड़ों में टूटा हुआ है, ये भी अपन को बताया। GKTSL बार बार लिखो, जहां भी आए GKTSL बार बार लिखो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, अपने आप याद होगा। पीछे पढ़ने से याद होता है, जिद करने से। अब देखो, पहले मैं पढ़ के बताया था कीवर्ड जो अंडरलाइन किए वो कीवर्ड से माइक्रो के रूप में अपने को ध्यान रखने हैं। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता, तो विजेता अंतिम मोहम्मद गोरी था। उसके बाद जो आए वो तो शासक बन गए, तो विजेता थोड़ी ना था। जीतने तो एक ही आएगा, बाकी तो फिर रूल करेंगे जीते हुए एरियाज पे, ठीक है। और दूसरी बात, तुर्क का मतलब क्या है, जो अपन आज तुर्की देखते हैं उधर से निकले। जैसे आपको याद है, मैं करंट में जुलाई का जब अपन इंटरनेशनल देख रहे थे, SCO देखा था, संघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापना हुई, 8 मेंबर। उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान है, वो नहीं है SCO का मेंबर, है ना। तुर्कमेनिस्तान तुर्की की तरफ है, तो तुर्कमेनिस्तान, और फिर कजाकिस्तान के नीचे इधर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, वो है SCO। तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं, क्योंकि तुर्की का असर है उसके ऊपर, और तुर्की पर USA का असर है, NATO सदस्य है तुर्की, है ना। तो ये तुर्की से इनका उद्गम है, इसलिए तुर्क बोलते हैं। तो कोई भी चीज करंट में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, वो लिंक होगी, बशर्ते लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तरी भारत का अंतिम तुर्क विजेता, ये देखो कितनी सी लाइन है, बिड़ते ही है, लेकिन समझो तो बहुत बड़ी चीज है। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे अपन, तुर्क शासक, तुर्क विजेता नहीं थे वो, तुर्क विजेता तो गोरी था, है कि नहीं है, जो जीतने आया था, जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो फिर राज किया, उसने शासन किया है, जीता नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ क्या लाया था, दास लेके आया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। तो दास थे इसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, जिसको 1208 में दासता से मुक्ति मिली थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी का दास था, जिसको 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही दासता से मुक्ति मिल गई थी। तो ये सभी दास थे। दास किसकी सेना में, मोहम्मद गोरी की सेना में, ये समझना है। इसलिए सबसे पहला जो है जी गुलाम वंश, ये दास है, क्योंकि गुलाम वंश में जितने भी शासक बने वो कौन थे, वो मोहम्मद गोरी के दास थे, या तो दास थे या उनके जो पिताजी थे वो दास थे, इसलिए ये गुलाम सुल्तान कहलाते हैं। ये तो गुलाम समझ गए, गुलाम किसके थे, मोहम्मद गोरी के थे। या तो जो शासक बने, जो सुल्तान बने, वो खुद थे गुलाम मोहम्मद गोरी के आर्मी में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश,
या जैसे कोई बाद में जैसे कोई किसी का बच्चा शासक बन रहा है, संतान अगला पुत्र शासक बन रहा है, तो उसके पिताजी मोहम्मद गौरी की सेना में क्या थे, गुलाम थे, इसलिए गुलाम वंश इसको बोलते हैं, स्लेव। ऐसा है ना, पता होना चाहिए स्लेव क्यों, स्लेव डायनेस्टी क्यों। फिर क्या देखो 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। कहां करी, देखो राज्याभिषेक कहां हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। मैप में देखो मेरे प्यारे बच्चों लाहौर कहां है, पाकिस्तान के मैप में देखो लाहौर कहां है, ऐसे। ठीक है, ये हो गई चीज। लाहौर में नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण करी, कब, 1206 में। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल है वो 1206 से 1210 है। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत का भी जो स्टार्टिंग देखते हैं अपन वो 1206 से है ना। और वैसे अपन देखें तो 1192 में हो गई थी नींव, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी जीता पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, तो तभी नींव तो आपने तभी रख दी थी, है कि नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोरोनेशन राज्याभिषेक कहां हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लाहौर में हुआ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर, इसकी राजधानी भी लाहौर। ठीक है ना, ये बाद में कंपाइल होंगे सारे फैक्ट्स। 1206 में है ना, कर लिया अपन ने लाहौर में। अब देखो 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ये जो काल है ना 1206 से 1290, जो अभी अपन ने जीकेटी एसएल में जी का देखा था 1206 से 1290, खिलजी का है 1290 से 1320। ठीक है, तो शासक जो थे गुलाम वंश के सुल्तानों से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक ही वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था, इल्तुतमिश शमसी वंश का था, बलबन बलबनी वंश का था। लेकिन ये सभी, ठीक है ना, गौरी की सेना में दास थे, इसलिए गुलाम वंश के शासक कहलाए। लेकिन वंश इनका अलग अलग था, लेकिन एक कैडर एक ही था कि ये स्लेव कैडर से ये थे, समझ गए। कैडर तो अलग अलग था भाई, कैडर तो एक ही था लेकिन वंश अलग अलग थे। मतलब जैसे जैसे जन्म हुए, कोई कहां से लाया हुआ था, कोई कहां से पकड़ के लाया हुआ था, कोई कहां से पकड़ के लाया हुआ था, तो वंश अलग अलग थे। कुतुबुद्दीन कुतुबी वंश, इल्तुतमिश शमसी वंश, बलबन बलबनी वंश। लेकिन आर्मी जो थी मोहम्मद गौरी की, उसमें ये सब स्लेव कैडर में थे, इसलिए गुलाम वंश कहलाया। ठीक है ना, 1206 से 1290। ऐसे ही बीच बीच में डेट्स पकड़ोगे, रिवीजन करोगे तो अपने आप याद होगी। फिर क्या है, इतिहासकार अजीज अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क सुल्तानों के नाम से बोला है ना। दिल्ली सल्तनत का दूसरा नाम ही तुर्क साम्राज्य है ना। ये वर्ड को पकड़ो, ये तुर्क डायनेस्टी, तुर्क एम्पायर, टर्किश एम्पायर, ये आता है क्वेश्चन। मुगलों का जितना भी एम्पायर है उसको सारा अपन मंगोल साम्राज्य बोलते हैं। मंगोल से निकला है मंगोल से निकला है मुगल। ठीक है, अब जैसे ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तुर्क साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था व मंगोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब भारत में तुर्क साम्राज्य व मंगोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जो डिफरेंस था वो बताओ आप। तुर्क और अफगान साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में तुलना करते हैं। अफगान शेरशाह सूरी वाला है, तुर्क ये तुर्कों वाला है। तुर्कों के अंदर शुरू के 4 आते हैं, जीकेटी एल तक, लोधी तक, है ना, सैयद तक, सैयद, लोधी नहीं आएंगे, लोधी अफगान में आ जाते हैं। जीकेटी जो है ना, जीकेटी एस तक जो है ये तुर्क साम्राज्य में आते हैं, शुरू के 4, और लास्ट जो है लोधी वो अफगान एम्पायर में आता है। तो तुर्क साम्राज्य में क्या, गुलाम आएंगे, खिलजी आएंगे, तुगलक आएंगे, सैयद आएंगे, लोधी नहीं आएंगे तुर्क के अंदर। लोधी किस में आएंगे, लोधी अफगान में आएंगे। तो तुर्क और अफगान साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का तुलना होता है, तो अपन को क्या बताना है कि पहले 4 और जो लास्ट में लोधी है फर्स्ट अफगान एम्पायर, उससे तुर्कों की मुगलों से तुलना करनी है, मंगोलों से तुलना करनी है, तो वो अलग अलग होती है। तुर्कों की इख्तियारदारी है, मंगोल मुगलों की मनसबदारी है। ऐसे ही धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए एक एक शब्द को पढ़ के चलना है, तभी मजा आएगा उनमें, नहीं तो कुछ नहीं है, गोल गोल घूमोगे। समझ गए, ये है ना। तो ऐसे इन वर्ड्स को समझ के चलो। तो मैं क्या बता रहा था, अजीज इन शासकों को दिल्ली के तुर्क शासकों का नाम दिया है। ठीक है, तुर्क साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, तुर्क शासक, जीकेटी एस तक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर आरंभिक तुर्क सुल्तान भी कह सकते हैं। तो पहला नाम अपन ने क्या देखा, गुलाम सुल्तान। दूसरा नाम क्या देखा, तुर्क सुल्तान, क्योंकि तुर्क थे। ठीक है ना, तुर्क, ठीक है, तुर्क। जैसे अपन भारतीय हैं वैसे तुर्क, ऐसे समझना आप लोगों को। फिर क्या है, इनमें से प्रत्येक जो है ना, इनमें से प्रत्येक सुल्तान स्वतंत्र माँ बाप की संतान था। भाई माँ बाप तो स्वतंत्र थे, अब लेकिन फिर जैसे उन्होंने क्या, अपने बच्चों को स्लेव बाजार जो था उसमें बेचने के लिए भेज दिया था, वहां से मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। ऐसे पहले दासों के व्यापार लगते थे, ये तो जब आज अपन मॉडर्न टाइम्स में वो खत्म हुआ है। ठीक है ना, तो माता पिता की स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इस कारण इन सुल्तानों को मामलुक सुल्तान भी कहा जाता था।
मामलुक का मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र माता पिता की सुल्तान होता है उसको मामलुक कहते हैं। तो चूंकि इनके सबके माता पिता स्वतंत्र थे, स्वतंत्र माता पिता की सुल्तान है, इसलिए इन्हें मामलुक सुल्तान भी कह सकते हैं, भी उपयुक्त है। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की सुल्तान हुए दास। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। तो अपन ने क्या देखा, दिल्ली सल्तनत के अपन ने 3 नाम देख लिए। गुलाम वंश, गुलाम वंश क्यों, अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना अलग से, ये माइक्रो के रूप में अपने को लिखना है, रेड पेन से मैं लिखूं गुलाम वंश, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन की सेना में गुलाम के रूप में भर्ती हुए थे। दूसरा है, इनको अपन तुर्क सुल्तान बोल सकते हैं और दिल्ली सल्तनत को तुर्क साम्राज्य बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब तुर्क थे, है ना, तुर्क थे। अभी अपन ने पढ़ा था आरंभिक तुर्क, इन शासकों को तुर्क शासकों का नाम दिया, है ना, क्योंकि इनकी लीनियज वंश जो देखते हैं वो तुर्की जो है वहां से पाते थे, उनको तुर्क सुल्तान बोला गया। फिर इनको अपन मामलुक सुल्तान भी बोल सकते हैं, मामलुक। क्यों, क्योंकि ये मामलुक शासक, क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इसलिए इनको मामलुक शासक भी बोलते हैं। तो गुलाम वंश के 3 नाम हो गए, गुलाम, तुर्क और मामलुक। समझ गए, ऐसे ध्यान रखना, ये कोई सा भी वर्ड प्रयोग में लेते हैं, तुर्क साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, GKTS, ठीक है। मामलुक, ये चाहे गुलाम हो वो तुर्क थे, खिलजी हो वो तुर्क थे, तुगलक हो वो तुर्क थे, सैयद हो वो तुर्क थे, बस लोधी जो थे वो अफगान थे। अफगान का मतलब जिनका संबंध अफगानिस्तान से था, ऐसे समझ गए। और मोहम्मद गौरी भी नो डाउट अफगानिस्तान से था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही, लेकिन उसकी जो लीनियज थी वंश के हिसाब से देखे तो वो तुर्की से बिलोंग करता था, तो इसलिए उसको अपन बोलते हैं क्या, तुर्क, अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गौरी, ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, तो ये देखा 3 नाम देखे, और गौरी कैसे देखे गया अपना सेनापतित्व कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो देखा। 1206 में कुतुबुद्दीन का कोरोनेशन, राज्याभिषेक हुआ। कहां हुआ, दिल्ली में, लाहौर में, दिल्ली में नहीं लाहौर में। लाहौर की लोकेशन देखो, लाहौर मैप में फटाफट एटलस खोलो और खुद देखो लोकेशन, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान की लोकेशन देखो, और पेशावर, इन 4 की देखो, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जचाओ, है ना। मेरे को देखिए एक बार इस वीडियो के कमेंट में आप भेजना मेरे को एक बार, अभी आपका पता चल जाए कितने आप इंटरेस्ट से देख रहे हो। मेरे को 4 लोकेशन चाहिए क्रम में, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और मुल्तान, है ना, वही, ठीक है। देख के बताओ, कराची और बता देना, है ना। तो खुद का ही बढ़ेगा यार, मेरा क्या बढ़ाओगे, खुद का ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कराची, देखो तो सही, पाकिस्तान में यह रहेगा। फिर बताओ उत्तर से दक्षिण जमाओ इनको, ISP के क्वेश्चन देख लेना, सेम क्वेश्चन बता रहा हूं। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 इसका काल। आ जाओ, पढ़ लिया 1206 से 1210, और क्या, GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, बार बार लिखो। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। अभी अपने ऊपर पढ़ाई था, है ना, गौरी का। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ऐबक किसका सेनापति था, मोहम्मद गौरी का। गजनी से कोई लेना नहीं, गजनी तो बहुत पहले चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। समझ रहे हो लाइन क्या है ना, क्या है लाइन, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये संस्थापक लिखा हुआ है, फाउंडर, ये वास्तविक संस्थापक नहीं लिखा हुआ, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है ना। इसलिए मैं बता रहा हूं, एक एक शब्द को मेरे प्यारे बच्चों ढंग से समझो, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की मैंने बता दिया, लीनियज इनकी वंश तुर्की से निकलते हैं, तो तुर्की शासक। 3 नाम देखे थे, गुलाम, तुर्की, तुर्क शासक और मामलुक शासक। तो तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी नहीं है संस्थापक, कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, संस्थापक है ये, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज हो गई, संस्थापक है, ठीक है। और क्या था, वह दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था, ये शासक लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सुल्तान नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान नहीं था। जैसे क्या था, कोई जब ने हिंदू साम्राज्य हुए थे, मतलब पृथ्वीराज चौहान के समय, हिंदू साम्राज्य में बोलते हैं राजा, दिल्ली सल्तनत में बोलते हैं क्या, सुल्तान। और जब मुगल साम्राज्य आएगा तो उसमें आएगा बादशाह। बाद का मतलब होता है बिल्कुल मेरिटोरियस आदमी, और शाह मतलब प्रमुख। तो मेरिटोरियस आदमी सबसे प्रमुख जो है वो बादशाह, और सुल्तान मतलब सल्तनत का जो हेड होता है वो सुल्तान, और साम्राज्य का जो हेड वो राजा, है ना। तो ये अलग अलग वर्ड है, हिंदू में पढ़ते हैं राजा और साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत तुर्क साम्राज्य में पढ़ते हैं सुल्तान और सल्तनत, और बादशाह जब अपने मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें बादशाह आएगी और बादशाह का साम्राज्य आएगा, हुकूमत आएगी, ऐसे,
ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और वो प्रथम तुर्क शासक था दिल्ली सल्तनत का। सुल्तान नहीं था, उसकी उपाधि सुल्तान नहीं थी, ऐसे है ना। पहला जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश है। अभी मैं बताऊंगा, सब धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत करो। सिंहासन पर बैठने पर है ना, सिंहासन पर कब बैठा? 1206, ऐसे तारीख लिखो। 1200 बैठने पर उसने सुल्तान, है ना, ये सुल्तान लिखा हुआ है, उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी, ठीक है ना, बल्कि उसने केवल मलिक व सिपह सलार की पदवी से ही वो संतुष्ट हुआ। मलिक का मतलब होता है मिलिट्री सेनापति, और सिपह सलार मतलब सिपाहियों को जो गवर्न करेगा, सिपह सलार। तो ये चूंकि मोहम्मद गौरी की आर्मी के अंदर गुलाम के रूप में था और फिर इसको दास्ता से मुक्ति 1208 में मिल गई थी, ठीक है ना, तो ये मोहम्मद गौरी की आर्मी में अच्छा कमांडर के रूप में संभालता था, तभी तो मोहम्मद गौरी सौंप के गए इनको अपने जीते हुए प्रांत पूरे भारत के, है ना। तो इसके टाइटल मलिक व सिपह सालार रहे। मलिक का मतलब होता है मिलिट्री कमांडर, ठीक है ना, सिपह सालार आए, सिपाहियों का हेड सिपह सालार। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी उपाधि सुल्तान नहीं थी, क्या थी? मलिक व सिपह सालार थी। ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। मतलब ना तो खुतबा पढ़वाया, ना ही सिक्के चलाए। खुतबा क्या होता है? खुतबे का मतलब होता है कि एक लेटर पढ़ना शाम को प्रेयर में। उस लेटर में क्या होता है कि देखो, मुस्लिम वर्ल्ड के जो आध्यात्मिक हेड होते हैं ना, उनको बोलते थे खलीफा, और खलीफा की जो सीट थी ना, खिलाफत जिसको बोलते हैं, जहां वो बैठते थे, वो अपने तुर्की है, ठीक है, तुर्की, जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता है, तुर्की, है ना, कसतूनिया तुर्की, खलीफा की हेड जो होती थी उसको, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन अपन पढ़ेंगे जब गांधी जी मॉडर्न इंडिया जब अपन पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब आया, इस खलीफा को हटाने की बात थी। तो मुस्लिम वर्ल्ड का जो हेड था मिडिवल टाइम्स में, वो खलीफा था, उसकी सीट जो थी वो तुर्की थी, मॉडर्न तुर्की जो इस्तांबुल नाटो सदस्य, वो तुर्की, ठीक है ना। तो वहां का जो खलीफा था वो रिकॉग्निशन देता था, वो एक लेटर भेजता था दिल्ली के सुल्तान कोई बनता था, उस शासक को, उसको, कि हाँ मैं तुम्हें रिकॉग्निशन देता हूं, और फिर वो शाम को प्रेयर में पढ़ के सुनाया जाता था दिल्ली में। तो उससे क्या होता था, मुस्लिम जगत की जो जनता होती थी उसको विश्वास होता था उस सुल्तान में, अरे हाँ यार, इसको तो उन्होंने रिकॉग्निशन दी है। जैसे आज चर्च देते हैं रिकॉग्निशन, पॉप देता है ना चर्चों को रिकॉग्निशन, कोई चर्च में कोई बनेगा नन वगैरह, तो उनको वो पॉप से रिकॉग्निशन मिलती है, तो उस नन में आस्था जगती है लोगों की, ठीक है। तो इसलिए ये खुतबा पढ़ाते थे कि जिसे रिकॉग्निशन मिले। तो इसने तो खुतबा भी नहीं पढ़ाया, है ना। कहने का मतलब इसको खलीफा का मतलब वो मुस्लिम वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड है, आध्यात्मिक हेड है, वो जैसे बुद्धों में होते हैं दलाई लामा, ऐसे अपने इस हिंदू धर्म के अंदर होते हैं शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के अंदर होते हैं पोप, ऐसे मुस्लिम धर्म के अंदर क्या? खलीफा। तो खलीफा से जो रिकॉग्निशन मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? खुतबा, है ना। खुतबा पढ़ाया, उसके अंदर वो पूरी डिटेल्स होती थी, इस तुमको अब रिकॉग्निशन दी जाती है, और नहीं अपने नाम के सिक्के चलाए। तो अपन ने अभी चलो कंपाइल बाद में करेंगे। फिर उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिल गई थी, है ना। ये 1208 क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो 1206 में शासक बना, 1208 में मिल गई। अपन देखेंगे इल्तुतमिश को इससे पहले मिल जाएगी, इल्तुतमिश को 1206 में मिल जाएगी दास्ता से मुक्ति। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही मिल गई थी। बिल्कुल मिल गई थी, ऐबक को 8 में मिली है, इल्तुतमिश को 6 में मिली। हो सकता है इल्तुतमिश में ज्यादा सेनापति तो देखा गौरी ने, तो उसको पहले दी थी, उसमें क्या है, ऐसे, है ना। इन फैक्ट से घबराओ मत, टाइम दो के पढ़ोगे ना तो सब समझ में आएगा, और हिस्ट्री से प्यारा और स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। समझ गए इतनी चीज। अब देखो अपन ने यहां तक क्या देखा, अपन ने देखो यहां तक क्या देखा, ये माइक्रो है, लाहौर थी राजधानी, ठीक है ना। नहीं तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सॉरी खुतबे से पहले वो लिखो, खुतबे से पहले वो लिखो, क्या लाहौर थी राजधानी। उपाधि जो थी वो सुल्तान, यूं लिखो सुल्तान उपाधि नहीं थी इसकी। फिर क्या थी? मलिक व सिपे सालार, एसएस इसकी उपाधि थी, मलिक व सिपे सालार। फिर खुतबा खुतबा नहीं पढ़वाया, यू क्रॉस लगा हुआ है ना, यूं मत लिखो खुतबा नहीं पढ़वाया, भाई क्रॉस का मतलब वही हो गया यार सारा, ऐसे यही बनेंगे माइक्रो, ठीक है। फिर सिक्के, और सिक्के भी इसने अपने नाम के नहीं चलवाए। सिक्के क्या होते हैं? संप्रभुता के प्रतीक होते हैं। आज जैसे मान लो भारत सरकार ने नोट निकाला हुआ है ना, और फिर उसको लोग चलाते हैं, हर लोग स्वीकार करते हैं, तो ये वो आरबीआई की और सरकार की एक गुडविल है, ख्याति है ना। अगर नोट लेने से कोई मना कर दें, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान में होता नहीं मैं नोट नहीं लूंगा, ऐसे, तो वो सरकार पे प्रशंसन लगा देता है। जैसे आपको ध्यान है पुराने वाले 500 के नोट लोग लेते ही नहीं थे,
पुराने वाले 1000 का नोट लोग लेते ही नहीं थे कि तो नकली है, तो नकली नोट सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। आज जैसे मान लो 2000 के नोट ज्यादा ले रहे, मतलब वापस लेने लग गए। मैंने बताया था 29 मई को घोषणा हुई आपने कि वापस लेने मई 2023 में, 19 मई को वापस ले रहे हैं अपन वापस से, तो वो सरकार पे, मतलब सरकार को लगा कि भाई नकली नोट ज्यादा आ रहे हैं 2000 के, लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि अब उसकी उपयोगिता नहीं। लेकिन जो भी है, पैसे जो होते हैं वो सरकार की संप्रभुता का प्रतीक होते हैं, पैसों का चलन। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई पढ़ी अपन ने, मौद्रिक नीति आरबीआई गवर्न करता है, ये वही है सारा। राजकोषीय नीति कौन? सरकार, बजट, केंद्र सरकार, फिस्कल पॉलिसी वो गवर्न करती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो सिक्के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के भाग है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसने कोई सिक्के नहीं चलाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं आपको बार बार कि कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक तो तब होता जब इसकी उपाधि, मतलब पहले तो कैपिटल दिल्ली हो जाती, उपाधि सुल्तान हो जाता, खुतबा मिल जाता, सिक्के चलाता, तब होता वास्तविक। तो इसलिए इल्तुतमिश वास्तविक है, क्योंकि इल्तुतमिश में सारे उल्टे हो जाएंगे। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली हो जाएगी, सुल्तान का टाइटल पड़ेगा, खुतबा पढ़ाएगा, सिक्के चलाएगा, टंकार जीतल है कि नहीं है। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, इल्तुतमिश वास्तविक। समझ गए? वेरी गुड, समझते जाओ बस, चलते जाओ, रुको मत। फिर क्या है? दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली, फैक्ट याद रखो, ये बहुत सिलेक्टिव फैक्ट्स हैं। ऐबक ने 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन किया। 1210, अब लिख दो यहाँ पे काल, 1206 से 1210, जितनी बार लिखोगे उतनी बार रिवीजन होता जाएगा और याद होता जाएगा। लाहौर से ही शासन संचालन किया, लाहौर ही उसकी राजधानी थी, दिल्ली राजधानी नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं लाहौर की लोकेशन देखो। हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, ये इसके कोर्ट क्रॉनिकल्स थे। दरबारी विद्वान थे हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर। अपन लिस्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा, मैं आपको स्कॉलर्स की लिस्ट बताऊंगा, स्कॉलर्स की लिस्ट के अंदर सारे ही आएंगे, उसमें अपन डिटेल में देखेंगे, है ना। हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर ऐबक को संरक्षण प्राप्त है, ये इसके कोर्ट क्रॉनिकल्स थे। दरबारी कवि थे, है ना, जैसे अपन देखते हैं चंद्रवर्देव पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ऐसे हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ये इसके कला में अपन पढ़ते हैं कि कला में क्या योगदान दिया। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की क्या डाली? नींव डाली। पूरा निर्माण नहीं करवाया, निर्माण तो पूरा किसने कराया? जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया, है ना। ऐसे अपन देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय एक्चुअली कुतुब मीनार की 4 मीनारें बनी थी, है ना, 1 2 3 4। वैसे कुतुब मीनार में 5 मीनारें हैं। तो पहली जो मीनार है उसी की नींव डाली थी, पहली की नींव डाली और पहली मीनार बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर ये दूसरी पहली, फिर ऊपर की जो अगली जो 3 है ना, 1 2 3 ये बनाई थी इल्तुतमिश ने। कहने का मतलब इल्तुतमिश तक 4 इमारतें बन चुकी थी, मतलब 4 मंजिलें। पहली मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर जो 3 है वो इल्तुतमिश ने बनाई। तो कुतुब मीनार की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया। आप खुद ही देखो, टोटल इमारत इसमें मंजिलें हैं, फ्लोर से 5, उन 5 में से सिर्फ एक का निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो 3 है उनका निर्माता कौन है? उनका निर्माता इल्तुतमिश है। फिर अपन चौथी अपन देखेंगे लोधी सैयद शासक, और फिर फिरोज शाह तुगलक, और फिर मतलब चौथी बनाई फिरोज शाह तुगलक ने, 5वीं टॉप मोस्ट, मतलब टॉप मोस्ट वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक, और फिर लोधीज भी उसका रिपेयर कराएंगे। अभी तो शुरू की ये 4 ही लेके चलो आप, शुरू की 4, है ना, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यहां तक। तो पहली का तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और ये है इल्तुतमिश, 2 3 4। तो मुझे बताओ 4 में से 3 बनाई इल्तुतमिश ने और 1 बनाई कुतुबुद्दीन ने, तो निर्माता तो कौन हो गया? नींव तो किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक निर्माता कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश के समय तक कुल बनी 4 मंजिलों में से 3 का निर्माता इल्तुतमिश है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माता कौन है? सॉरी, कुतुब मीनार का निर्माता कौन है? इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर कब है? जब पूछे कि नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली। ये बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माता कौन है? बिड़ते ही स्टूडेंट करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, भैया निर्माता वो नहीं है। सर इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, तभी तो मेरे को झेल रहे हो। ऐसे भाखड़ा नांगल डैम पूछते हैं, दुनिया कॉन्फिडेंस टिक लगा कहती है पंजाब, पंजाब में नहीं है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा और नांगल 2 डैम है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में, नांगल पंजाब में। अब ये जो डैम है इसकी 99% क्षमता भाखड़ा में और 1% क्षमता नांगल डैम में। नांगल तो पिकअप डैम है, नीचे जो पानी भाखड़ा छोड़ता है वो आता है नांगल में। तो अब मुझे बता दो कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है?
हिमाचल में हुआ, पंजाब में हुआ? सर हिमाचल में हुआ, क्यों? क्योंकि भाखड़ा हिमाचल में है और 99% बिजली और पानी का रिजर्वेयर जो है वो भाखड़ा में है। ऐसे है तो जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, सीख ही रहे हो, जुड़े हो जब से, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया है, चाय ठंडी हो गई यार। चलो खैर ये कुतुबुद्दीन ऐबक देख लेते हो, रखिए 10 मिनट हो गई अभी तो इसको, तो चलो एक बार आपसे फ्री होके फिर पिएंगे आराम से। चलो ये है ना, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन देखते हैं मीन-आज-सिराज, है ना। मीन-आज-सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं हृदय सुल्तान बताता है जिसने लाखों में दान दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल अपन क्या देखते हैं, लाख बख्श, है ना। लाखों को क्या दान देने वाला, बख्श देने वाला। ठीक है, जा रहे यार, माफ किया, ले जा पैसे, ये है ना। और ये मीन-आज-सिराज है ना, तबकात नासरी, ये इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि तो कौन है, हसन निजामी और फखरे मुतब्बिर। ठीक है, फिर क्या है, देखो मृत्यु कैसे हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाखों को बख्शा, लेकिन चौगान ने कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं बख्शा। चौगान वही है जो अपन मॉडर्न पोलो के रूप में देखते हैं, पहले हाथी पे बैठ के खेलते थे पोलो। चौगान स्टेडियम है जयपुर में, तालकोटरा के पीछे, तो वहां चौगान की मैच होती है। मतलब पोलो आज तो घोड़े पे बैठे खेलते हैं, पहले हाथी पे बैठ के खेला जाता था। तो चौगान खेलते समय 1210 में ये घोड़े, उस समय घोड़ा भी आ गया तो घोड़े हाथी दोनों पे खेलते थे। अपने यहाँ घोड़े कम थे, जयपुर में तो हाथी पे खेलते थे। ठीक है ना, तो घोड़े से गिर कर अचानक से उसकी मृत्यु होगी, तो देखो इसलिए पोलो खेलना महंगा पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र कौन? आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम, बेटे जी आराम ही ज्यादा करते तो आराम शाह नाम पड़ेगा। पिताजी की तरह होनहार नहीं था, है जो कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब कुतुब मीनार की पहली नींव डाल दी। किंतु इल्तुतमिश ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत पूछते हैं, क्या कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपने अयोग्य पुत्र को बनाया था, आराम शाह को। आराम कर रहे थे, इल्तुतमिश आया, ओ साइड में हो जा, मैं हूं सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश में टैलेंट था, है कि नहीं है, सेना में रहा हुआ था भैया। इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ किया। तो देखो यही छोटे छोटे क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को ट्रांसफर नहीं करी, इल्तुतमिश ने तो अपदस्थ, डिपोज किया, पोस्ट से हटाया। सुल्तान, सुल्तान नहीं, अभी तो शासक की, सुल्तान तो बने ही नहीं है, शासक की पोस्ट पर आराम सा था, इसको हटाया, है ना। उत्तराधिकारी तो कौन बना? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे चीजें। अपन सोचते हैं मैं 10 किताब पढ़ूंगा, उसके बाद में एग्जाम दूंगा, तब मैं कुछ सीखूंगा, समझूंगा। अरे कुछ नहीं है रे यार, सब छोटे छोटे चीजों में ही है जो है। उत्तराधिकारी किसको बनाया? आराम शाह को, जो कि अयोग्य था। ये इल्तुतमिश नहीं सहन कर सका और हटा दिया इसको सीट पे से, है कि नहीं है ये, क्योंकि अनुभवहीन अयोग्य पुत्र। वो कैसे देख ले इल्तुतमिश की यार, कैसे देख ले उस साम्राज्य को बर्बाद होता हुआ, जो मोहम्मद गौरी ने इतनी लड़के जीता। तराइन की द्वितीय प्रथम युद्ध में हारा था गौरी, दूसरे में जीता तो मेहनत करके तो जीता। आप भी फेल हो गए, जब पास हो गए तो एक देखना मेहनत कितनी लगती है फेल के रिजल्ट को पास को कन्वर्ट करने में। तो वही गौरी ने किया, पहले हारा फिर जीता। ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने अपनी आंखों से देखा कि हाँ यार देखो कैसे जीता जाता है। तो साम्राज्य को कैसे जाने दे इल्तुतमिश अपने हाथों से? नहीं आराम सा, मैं नहीं देख सकता तेरे को आराम करते, या तो खड़ा होके कामसा बन जा, नहीं तो मैं आ रहा हूं। और ये तो कामसा बने नहीं, अपदस्थ कर दिया इल्तुतमिश ने। यही होता है टैलेंट, यही होता है देशभक्ति, यही होता है स्वामी भक्ति जो इल्तुतमिश ने दिखाई। कैसे जाने दूं मैं साम्राज्य को जिसको हमने हमारे खून से सींचा है? तेरे को तो विरासत में मिला आराम शाह, तेरे को क्या पता, हमने पसीना बहा है, हमें पता है कि ये आज मैं कैसे, आज ये दिल्ली हमारे हाथ में, तो ये कैसे है। ठीक है, फिर देखो क्या है, ऐबक ने अपने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान अपने राज्य के सुदृढ़ीकरण पे दिया, कंसोलिडेशन पे। चाहता तो वो भी दिल्ली लिया था राजधानी, लेकिन नहीं, उसने देखा यार अभी लाहौर में सही। चाहता तो वो भी वहां से खुतबा खलीफा से रिकॉग्निशन ला सकता था, बोला लेकिन अभी सही है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा ज्यादा, है कि नहीं है। सिक्के विक्के चलाए, अभी सिक्के नहीं चला सकते यार, नहीं तो जाली ज्यादा आ जाएंगे चलने में। अभी पहले तो एक बार अपनी मजबूत तो करो अपनी पोजीशन, है कि नहीं है। तो उसने मजबूत करने पर ध्यान दिया, है ऐसे। तो ये सब जो चीजें अब शॉर्ट अब मैं बताऊं आपको, देखो कुछ भी मत जोड़ो इसमें, मैं आपको हाथ जोड़ के जोड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, आप कुछ भी मत जोड़ो इस मैटर के अंदर। जोड़ने को लाखों चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जोड़ने में भी जोड़ सकता था। ये जितना है ना, ये आपको एग्जाम पास कराने के लिए बहुत है। आपको इतिहासकार नहीं बनना है, आपको प्रतियोगी बनना है, आपको गूगल नहीं बनना है,
आपको प्रतियोगी बनना है, कॉम्पिटिटर बनना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई में सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है क्या छोड़ना है। आप एग्जाम तभी पास कर पाओगे जब आप में ये रणनीति आ जाएगी, ये छोड़ना है, ये पढ़ना है। तो छोड़ना जब सीख जाओगे ना, तब ऑटोमेटिक आप प्रतियोगी कैंडिडेट्स की लाइन में आ जाओगे ऐसे। और जोड़ोगे, 1000 चीजें जोड़ने को तो है कि नहीं है, पूरी एक 100 पन्नों का रजिस्टर बन जाएगा सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक पे। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 100 पन्नों का रजिस्टर ओनली कुतुबुद्दीन ऐबक। वो नहीं बनाना है, सिर्फ एक पेज बचेगी, एक पेज भी नहीं, मैंने तो आधा सही दिया इतना। ये देख लो, अभी तो पहला ही पन्ना चल रहा है, पेज 1 ऑफ 19, इतना सही है। फिर आगे बदल इल्तुतमिश आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यही है, फिर बाकी चीजें क्वेश्चन से आएंगे। तो माइक्रो के रूप में मैंने सारा आपको समझाया। क्या इसकी राजधानी थी लाहौर, सिक्के नहीं चलाए, टाइटल सुल्तान ने लिया, शासक ही लिया, कुतुब मीनार की भी पहले ही नहीं उड़ा ली, तो इसलिए ये इसने कंसोलिडेशन पर ध्यान दिया, विस्तार पे नहीं दिया। ओके ठीक है, तो चलो फिर फाइल भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इल्तुतमिश, इसका रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे अपन। ओके बाय। मैं भी चाय का आनंद ले लेता हूँ। ओके बाय।